प्रवीण जी। शुक्रिया पुनीत। तो हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब, जो ऊर्जा मंत्रालय जिनके पास है। बहुत सारे मसलों पर उनसे बात करेंगे। कोरोना काल को लेकर जो जिस तरह का संकट है तमाम सरकारों के लिए, केंद्र के लिए भी, राज्यों के लिए भी, जिस तरह से मजदूरों के पलायन हो रहे हैं उनके लिए क्या पैकेज, क्या राहत का अनाउंस किया सरकार ने, कैसे वो अमल में आएगा, उस पर भी बात करेंगे और उनके मंत्रालय पर भी बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि जो पैकेज अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि जो इस समय भगदड़ के से हालात हैं उसमें बड़ा उपयोगी साबित होगा ये? हाँ प्रवीण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रवीण जी, जो पैकेज अनाउंस हुआ पहले दिन, उसमें पावर के लिए भी पैकेज था और वो पावर के लिए जो पैकेज था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पावर सेक्टर के लिए। देखिए, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर बंद हो गया, डिमांड कम हो गया और जो डोमेस्टिक सेक्टर था वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कलेक्शंस बहुत कम हो गए, 10 से 12% तक रह गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास पैसा नहीं था कि वो बिजली के लिए भुगतान कर सकती जनरेशन कंपनियों को। हम लोगों ने, भारत सरकार ने जनरेशन कंपनियों को कहा कि साहब इस अवधि में वो पावर सप्लाई जारी रखें, किसी भी परिस्थिति में पावर सप्लाई को कम नहीं करें, रेगुलेट नहीं करें, पेमेंट मिले या नहीं मिले। तो जनरेशन कंपनीज ने अपना पावर सप्लाई जारी रखा, 24 घंटे वो हम लोग पावर सप्लाई बना करके रखे। लेकिन स्ट्रेस था, स्ट्रेन में आ गया था पूरा सेक्टर, क्योंकि पेमेंट नहीं आ रहे थे। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि साहब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ उपलब्ध करावेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, जिससे कि वो जनरेशन कंपनियों को जो पावर उन्होंने ड्रॉ किया है उसके विरुद्ध भुगतान कर सकें। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर जो बकाया का बोझ है वो कम हो जाएगा और उस बकाया पर इंटरेस्ट रेट था, सूद, लेट पेमेंट सरचार्ज था 18%। ये लोन हम दे रहे हैं, सॉफ्ट लोन है, ये 9% के आसपास है और 10 साल में पेमेंट करना है। दूसरा, जनरेशन कंपनियों को जो पावर उन्होंने सप्लाई किया है उसका भुगतान हो जाएगा। जनरेशन कंपनियां फिर कोल कंपनियों को भुगतान कर सकेगी, कोयला के लिए, रेलवे को भुगतान कर सकेगी, रेलवे फ्रेट इत्यादि के लिए। तो पूरे सेक्टर को इससे बहुत ही राहत मिली। 90,000 करोड़ जो उपलब्ध कराया जा रहा है पावर सेक्टर को। और 2 और हम लोगों ने निर्णय लिया है। एक निर्णय यह लिया है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो फिक्स चार्जेस है, लॉकडाउन पीरियड में जो पावर ड्रॉ नहीं करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उसका फिक्स चार्ज उसको देना पड़ता है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया, अपने जो भारत सरकार की कंपनियां हैं जो पावर जो सप्लाई करती है, एनटीपीसी, एनएचपीसी इत्यादि, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि साहब फिक्स चार्जेस जो हैं अगेंस्ट पावर नॉट ड्रॉन, उसको हम डिफर कर देंगे लॉकडाउन पीरियड के लिए। और उसका भुगतान फिर ओपनिंग के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में वो करेगी विदाउट इंटरेस्ट। तो यह एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को और कंज्यूमर्स को, क्योंकि उनका फिक्स चार्जेस अब डिफर हो गया। एक और निर्णय हम लोगों ने लिया है कंज्यूमर्स के लिए, वो ये कि जो लॉकडाउन पीरियड में जो पावर सप्लाई होगा उसके मूल्य को हमारी जो भारत सरकार के जो जनरेशन कंपनियां हैं उसमें 20 से 25% तक की रियायत देगी, छूट देगी, उसको कम करेगी, डिस्काउंट देगी, ताकि कंज्यूमर को उतना और राहत मिल सके। तो हम लोग कई तरीके से इस अवधि के लॉकडाउन पीरियड के लिए पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए और कंज्यूमर को राहत देने के लिए हम लोगों ने ये 3 कदम उठाए हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना हम लगातार इस पर खबरें भी कर रहे हैं कि कोरोना कॉल में कोरोना वॉरियर्स भी हैं आपके लोग, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो लोग भी घर में रहे हैं उन्हें अगर उनका कोई मनोरंजन, कोई टाइम पास यदि हुआ तो वो सिर्फ इसी वजह से हुआ कि उन्हें निर्बाध जो है वो बिजली मिलती रही। सर, एक सवाल सौभाग्य योजना को लेकर भी जरूर से मैं करना चाहूंगा। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि हर गाँव तक बिजली, वो टारगेट अचीव कर चुके हैं क्या आप? हाँ जी प्रवीण जी, ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि मैं पावर सेक्टर में काम कर रहे सभी पदाधिकारी और सभी कर्मचारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे गर्व है अपने पदाधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कि इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में भी वो अपने सेहत की परवाह किए बिना, चिंता किए बिना वो काम में लगे रहे ताकि निर्बाध रूप से बिजली पहुंचती रहे लोगों तक। और बिजली का निर्बाध रूप से पहुंचना अत्यंत आवश्यक है और अत्यंत आवश्यक था और अभी है, इसलिए कि अगर बिजली नहीं रहेगी तो अस्पताल भी नहीं चलेगा, वेंटिलेटर भी नहीं चलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं चलेगा। बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए ये बिजली सबसे एसेंशियल सर्विस है और हमारे जितने कर्मी हैं वो लगे रहे इसमें और कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, मास्क वगैरह पहनने का ख्याल रखे, अपने ये सब ख्याल रखते हुए लेकिन काम में लगे रहे, तो उनको वो बधाई के पात्र हैं। और यही जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन होगा या लॉकडाउन के बाद भी हमारे कर्मी, इंजीनियर्स और कर्मचारी इसमें लगे रहेंगे। सर, एक जो बात है वो ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कुछ मिनट के लिए लाइट बंद करिए, दीपक जलाइए, बहुत सारे विशेषज्ञ पैदा हो गए और उनका ग्रिड फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको लगता है कि देश में कुछ ऐसे विद्वान भी ज्यादा हैं जिनके पास तथ्य या तर्क नहीं हो सकता? फर्स्ट हैंड अकाउंट आप ही हैं, आप बेहतर बताएंगे कि नहीं होता और ट्वीट और बयान तत्काल जारी कर देते हैं। सर, हाँ, वो लोग असल में एक तरह का अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। सीनियर नेता भी अफवाह फैला रहे थे कि नहीं साहब, सो पावर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देखिए प्रवीण जी, ये टेक्निकल समस्या तो थी, ये बहुत ही बड़ी टेक्निकल समस्या थी कि एकदम 5 मिनट के दरमियान में इतना पावर कम हो जाएगा और उसी के बाद फिर 5 मिनट के दरमियान में पुनः आपको पूरा लोड वापस आ जाएगा। ये एक टेक्निकल समस्या थी, लेकिन इसके लिए तैयारी हम लोग कर चुके थे। तैयारी करके हम लोगों ने पूरा चेक, क्रॉस चेक करके पुख्ता इंतजाम कर लिया था। तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि साहब हमारी व्यवस्था मजबूत रहेगी और ये जो होगा हम लोगों का जो है कि कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए जो लाइट ऑफ करके ये दिया जलाने वाली बात है, और ये सक्सेसफुल रहेगा और सक्सेसफुल रहा। इसमें भी हमारे इंजीनियर्स और कर्मी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सर, ये पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज अनाउंस किया, उसे डेली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिकोड भी कर रही हैं कि कहां कौन कौन से वर्ग लाभान्वित होंगे। क्या वजह आपको लगती है कि विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है? मैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट, राहुल गांधी जी के भी देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि नहीं, सीधे पैसा पहुंचा दीजिए आप तो उनके खाते में, उन्हें मजदूरों को घर तक पहुंचा दीजिए। तो क्यों ये संतोषजनक नहीं लग रहा है विपक्ष को? देखिए, कुछ कहने के लिए चाहिए और कुछ कहने के लिए नहीं मिलता है तो अनर्गल बातें लोग करने प्रारंभ कर देते हैं। कहने के लिए नहीं कुछ है तो मत कहिए, या अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसकी सराहना कीजिए। ये नहीं करते हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हम लोग की सरकार ने कोरोना के प्रॉब्लम को, कोरोना की समस्या को हैंडल किया है, दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। सबसे ये दुनिया भर में लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई की कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए। तुरंत चेकिंग प्रारंभ किया, फ्लाइट्स बंद किए, लॉकडाउन किया। उसके बाद फिर लोगों को अनाज उपलब्ध कराया, 3 महीने तक का मुफ्त अनाज खाना परिवारों, गरीब परिवारों को उनके खाते में पैसा उपलब्ध कराया। पहले राउंड में भी कराया, फिर दूसरे राउंड में भी कराया। पहले राउंड में 3 महीने का दिया मुफ्त अनाज और दाल वाल। इस सेकंड राउंड में 2 महीने का दिया, उनके खाते में पैसा दिया। जितने भी जनधन खाते थे उसमें 500-500 के 3 इंस्टॉलमेंट उपलब्ध कराया। उसके जितने बूढ़े लोग थे, असहाय लोग थे, गरीब लोग थे, उनके खाते में पैसा उपलब्ध कराया। तो ये खाते में तो पैसा उपलब्ध हम कराए, खाना भी उपलब्ध कराए,
पहले कभी कोई सोचना नहीं था कि हाँ साहब, तो ठेला वालों को भी सहायता की जरूरत है, सबसे गरीब तो वो है, उनको सहायता दे रहे हैं हम। जो प्रवासी मजदूर हैं वो जहां रहते हैं उनको रहने की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे दर पर ऐसा रेंटल होना चाहिए ताकि उसको वो अफोर्ड कर सके, वो उसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ऐसे वर्ग के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने के लिए हम लोग ट्रेन चलाने की व्यवस्था करवा रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 487 उत्तर प्रदेश ने 487 ट्रेन की मंजूरी दी, तो 487 ट्रेन लेकर के देश के विभिन्न कोनों से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश वापस जा रहे हैं। बिहार ने 256 ट्रेनों की मंजूरी दी, तो देश के विभिन्न कोनों से प्रवासी मजदूर जो अपना चाहते हैं बिहार वापस लौटना, वो जा रहे हैं। अब कुछ प्रांत ट्रेन के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं, अब प्रांत का नाम हम नहीं लेंगे, तो अब वहां के प्रवासी मजदूरों को कठिनाई हो रही है। हम तो भारत सरकार जितनी कार्रवाई कर रही है उसकी तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है। सर एक बात है, ये इस लॉकडाउन के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन कहा, उनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है देश में। वो जब कहते हैं कि थाली बजाओ, लोग थाली बजा देते हैं, जब वो कहते हैं दीपक जलाओ तो लोग दीपक जला देते हैं। स्वस्फूर्त गैर राजनीतिक लोग भी खड़े हैं उनके समर्थन में। अब उन्होंने कहा कि लोकल से वोकल जो उन्होंने बात शुरू की है, वो उसको लेके आपको लगता है कि ब्रांड छोड़ेंगे लोग और लोकल की तरफ मुड़ेंगे? हाँ जी, हमको लगता है, बिल्कुल लगता है। ये हमारे देश के लिए यह आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश महान बने तो यह आवश्यक है कि हम अपने यहाँ के उद्योगों को हम बढ़ावा दें, अपने यहाँ निर्मित चीज़ों को अंगीकार करें, अंगीकृत करें, और यह देश करेगा। ये बिल्कुल, इसमें हमको कहीं कोई शक नहीं। हम लोग सब अपने देश में, अपने विभाग में, सब इसको अपने निजी जीवन में इसको हम लोग अंगीकार करने वाले हैं। जी सर, एक बार फिर एक सवाल आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कर लेता हूं कि बहुत सारे संविदा पर विद्युत कर्मी रखे जाते हैं, आउटसोर्स में रखे जाते हैं, बहुत कम उनकी सैलरी होती है सर, उनके लिए कोई उस तरह का प्रावधान नहीं होता, उनका इंश्योरेंस या पीएफ या इस तरह का भी कोई प्रावधान नहीं होता, वो फील्ड में बहुत जोखिम वाला काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ सोच रही है सरकार? हाँ जी हाँ, और आप देखे होंगे जो अनाउंसमेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें उन्होंने इस जो संविदा पर रखे जाते हैं कर्मी, उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि उनको प्रॉपर नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए, उनका न्यूनतम वेतन क्या हो इस पर तय हो रहा है, एक बेसिक मिनिमम वेज देश भर में लागू हो, ये तय कर रहा है। तो उस पर गरीबों पर तो ध्यान इस सरकार का है ही है, तो उन पर भी है। इसको हम लोग परस्यू करेंगे। लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी हमारे क्षेत्र में जो इस तरह के कर्मी हैं, वो उन कर्मियों पर जो सरकार का निर्णय है वो लागू हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, बहुत सारे मजदूर जो पलायन जिन्होंने किया अभी इस पूरे, उसके कारण एक अविश्वास का सा माहौल बना। तमाम राज्यों में पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे, छत्तीसगढ़ पहुंचे, बिहार पहुंचे, जितने भी राज्य वहां, और वो स्किल्ड लेबर है उनमें से बहुत सारा जो कहीं सूरत में हीरे तराशता था या बाकी के भी कुछ काम करता था, वो उन राज्यों में उसके लिए उस तरह का रोजगार मिल पाएगा आपको लगता है? देखिए, ये जो जा रहे हैं हमारे प्रवासी मजदूर भाई वापस अपने घर, वो एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट था। ये बहुत दिनों तक घर से बाहर थे, इस विपदा की पीरियड में घर से बाहर थे, तो घर जाने की इच्छा थी। लेकिन पुनः हमें विश्वास है कि वापस ये लोग आएंगे, क्योंकि ये वापस अगर नहीं आएंगे तो हमारा उद्योग, जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो ये लोग वापस आएंगे, अभी कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग वापस आएंगे अपने काम पर, ताकि इंडिया का जो, भारत का जो ग्रोथ है वो फिर से चालू हो, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये फिर से गति पकड़ेगी।
हमें पूरा विश्वास है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से गति पकड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जो लोग अपने काम छोड़ करके घर गए हैं वो कुछ दिन के बाद फिर वापस आएंगे काम पर, यह मुझे विश्वास है। सर ये जो महामारी इस तरह से इतना आप तमाम लोगों ने आप बड़े नेता हैं, आप बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी उस वक्त आपके पास थे, आपने अच्छे से हैंडल किया। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार अनुमान लगा पाई थी कि इस सीमा तक हो जाएगा या फिर ये उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई ये महामारी? प्रवीण जी देखिए, ये महामारी तो वाकई में महामारी है। आप ये विकसित राज्य देशों को देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, स्पेन को देखिए, इटली को देखिए, फ्रांस को देखिए, इंग्लैंड को देखिए। ये हमसे उनकी आबादी 1/4 1/5वां भाग है, हमारी आबादी का 1/6 भाग भी नहीं है उनके पास। लेकिन जितने संक्रमित लोग हैं वो हमसे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना है। हमारी हमसे आबादी ये 1/4 या 5वां भाग रहने के बावजूद संक्रमण उनके देश में हमसे 5 गुना है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रारंभ में ही यह देख लिया था कि यह महामारी खतरनाक है और इसके लिए प्रारंभ से ही सतर्कता हो गई थी। जो प्रभावित देशों से फ्लाइट्स आते थे, हवाई जहाज आते थे, वहाँ उनके पैसेंजर्स को चेक करना हमने बहुत प्रारंभ में शुरू कर लिया। ये फिर प्रभावित देशों से जो फ्लाइट्स आते थे उसको रोकना प्रारंभ कर दिया। फिर लॉकडाउन हम बहुत पहले कर लिए। यहाँ पर व्यवस्था हमने बहुत पहले कर ली कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, मास्क हो, इसकी व्यवस्था हमने कर ली। तो हमारे यहाँ जो है और जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिले, उनके अकाउंट में पैसा जाए, इसकी व्यवस्था भी हम लोग बहुत पहले कर लिए। तो हम लोगों ने अन्य देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर तरीके से इसको मैनेज किया है। था तो ये महामारी तो है, बहुत ही बड़े पैमाने पर आया, लेकिन हम लोगों ने मैनेज भी किया। हम लोग के सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा मैनेज किया। सर एक और सवाल के वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्सेस को लेकर ग्राह्यता अभी भी आम लोगों के मन में, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वहां तो है, आम लोगों के मन में उतनी ज्यादा क्यों नहीं है? मतलब वो तो एक स्थायी विकल्प हो सकता है, जो भी किसी भी तरह की वैकल्पिक जो ऊर्जा के सोर्सेस हैं। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं हो पाती है ग्राह्यता? क्या इस वजह से कि कुछ उसके रेट ज्यादा होते हैं? हाँ, हो रही है प्रवीण जी। देखिए पूरे दुनिया में तो विकसित देशों में यह बहुत आगे बढ़ गया है। वहाँ पर तो लोग अपने पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं, तो वैकल्पिक ऊर्जा या जो रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसके ओर बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। हम भी बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ आज के दिन में क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो हमारे स्थापित क्षमता का करीब करीब 37% हो गया है। अभी ये सिर्फ सोलर, विंड और बायोमास एनर्जी से हमारे यहाँ स्थापित क्षमता हो गई है करीब 87,000 मेगावाट। आज 34,000 मेगावाट स्थापना के अधीन है। इसके अलावे करीब 25,000 मेगावाट हमने बिड आउट कर दिया है। तो हम भी अपनी क्षमता में तेजी से ये क्लीन एनर्जी जिसको कहते हैं, जिससे कि एमिशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, क्लीन एनर्जी, हम भी अपने यहाँ काफ़ी तेजी से ये क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। हाइड्रो पावर में हमारे यहाँ करीब 45,000 मेगावाट स्थापित क्षमता है। करीब करीब 7,000 मेगावाट हमारा अभी स्थापनाधीन है। इसके अलावे फिर करीब 10,000 मेगावाट के नई योजनाएं हम ला रहे हैं हाइड्रो पावर में। तो कुल मिला करके हम लोगों ने दुनिया में जो COP21 हुआ था पेरिस में, उसमें हमने कहा था कि 2030 तक हमारी स्थापित ऊर्जा क्षमता का 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा। उसके विरुद्ध हम ऑलरेडी 37% पर आ गए। अभी तो 2020 है, तो 40 से बढ़कर के हम 50% तक इसको ले जाएंगे 2030 तक जी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सर एक अगर पढ़े लिखे लोग हैं वो सभी लोग इस ओर जा रहे हैं। सब चाहते हैं कि हमारे जी, हाँ प्रवीण, वो सभी चाहते हैं कि हमारे घर पर भी रूफटॉप हो, सोलर हो। तो जितने लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं,
वो सब चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना। एक सर, अगर आप इजाजत दें, एक निजी सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि एक कड़क मिजाज प्रशासनिक अधिकारी से राजनेता बनने में कौन सी वाली भूमिका आपको ज्यादा बेहतर लगती है? क्योंकि राजनेताओं के पास तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी उलाहनाएं, बहुत सारे दोस्त, ये सब करते रहते हैं, तो कौन सी भूमिका आपको ज्यादा बेहतर लगती है सर? दोनों की अलग अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। जब मैं पदाधिकारी था तो हमारे सामने ये काम रहता था, क्या करना है, क्या डिलीवर करना है, यह रहता था। हमको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हम काम करते थे, जो हमको सही लगता था वो करते थे। आज अब ये जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई। अब एक काम तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, हमारा राज्य भी है, और उसके बारे में भी लोगों के ये हमारी जो समस्याएं हैं, बिजली क्षेत्र छोड़ करके जो अन्य समस्याएं हैं, हमको हर एक समस्या से जुड़ा रहना पड़ता है। अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, भोजपुर से बहुत सारे, अभी आपने कोरोना में अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे वो भी भिजवाए। और जी हाँ जी, नहीं तो और तो वहां से फिर फोन आने लगे कि हाँ किन्हीं के पास भोजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो वहां के जिला प्रशासन से बात करके, राज्य प्रशासन से बात करके उनको भोजन पहुंचाना, या हमारा कोई अगर संस्था उधर हो हमारे मंत्रालय के अधीन, तो उनको कह देना कि भाई भोजन पहुंचा दो, ताकि भोजन सब जितने हमारे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि बिहार के लोग कहीं अगर फंसे हुए हैं तो उनको भोजन मिल जाए। ये सब नए चैलेंजेस हैं। अब घर जाने के लिए लोग आतुर हैं, या और तो फोन हमारे पास आते हैं। तो अब लोगों के पूरे जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं वो लोग हमारे सामने लेकर के आते हैं। तो दायरा, ये पॉलिटिक्स में आने से दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें आपको काम करना पड़ता है। लोगों की समस्या है, उसमें आपको खड़ा रहना है। तो एक मेजर चैलेंज है इसमें, पॉलिटिक्स में। जी एक सर, आप चूंकि बहुत आपका सुदीर्घ अनुभव प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी रहा है, ये जो इतना बड़ा संकट आया है, सरकारें जो काम कर रही हैं, जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है पूरी, ये इसका रोल कितना बड़ा मानते हैं आप इस संकट से निपटने में? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है प्रवीण जी। ये तो बहुत बड़ी महामारी है। तो मैं बड़े बड़े त्रासदी को हैंडल कर चुका हूँ। बिहार में मैं पथ निर्माण विभाग का प्रधान सचिव था। उस समय कोसी अपने बांध को तोड़ करके और हजारों गांव को एकदम बिल्कुल इनंडेट कर दिया, लाखों लोग बेघर हो गए, उसको हमको हैंडल करना पड़ा। तो ये इसको हैंडल करने में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तौर पर लग जाता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र, प्रशासन तंत्र के कारण ही हम लोग हैंडल कर पाते हैं। तो हम लोग का प्रशासन तंत्र है इस काबिल अभी भी कि वो बड़े से बड़े त्रासदी को हैंडल कर लेता है, हमने देखा है जी। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट सर, एक और सवाल के कुछ प्रायोरिटी आपने तय कर रखी होगी गृह मंत्रालय में। जी सर, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो कुछ प्रायोरिटी आपने तय कर रखी होगी। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रायोरिटी आपने कुछ तय कर रही होंगी, जो कोरोना के कारण अभी इंगेज हो गई, रुक गई, तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के सामने बताएं कि आपने क्या एक लक्ष्य अपने डिपार्टमेंट को लेके आप लेके चल रहे हैं, जो आपकी वरीयता में है, सर्वाधिक वरीयता वाले। देखिए, हमारे 2-3 जो बड़े बड़े लक्ष्य थे वो तो हमारे पूरे हो गए देश के। एक बड़ा लक्ष्य हमारा था कि हमारा जो बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता है वो जितना हमारा डिमांड है उतना या उससे अधिक हो। तो आज के दिन में जितना हमारा मैक्सिमम डिमांड है देश का, उससे दुगुना हमारी स्थापित क्षमता हम लोगों ने कर दिया है ये पावर जनरेट करने का। तो पहले जो हम लोग एक थे डेफिसिट कंट्री, यानी कि जितने हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी उतना हम जनरेट नहीं कर पाते थे, शॉर्टेज था, वो हमने खत्म कर दिया।
अब हमारा एस्टैब्लिश्ड जनरेशन कैपेसिटी हमारे डिमांड का करीब दुगुना है। हमारा डिमांड अभी तक मैक्सिमम गया है 1,85,000 मेगावाट और हमारी स्थापित क्षमता आज के दिन में है 3,70,000 मेगावाट। तो एक तो ये तो हमने कर लिया। दूसरा था हमको हम लोगों का लक्ष्य था कि बिजली हम हर गांव तक पहुंचाएं और हर घर तक पहुंचाएं। ये भी हमने कर लिया। बिजली हमने हर गांव तक पहुंचा दिया और हर घर तक पहुंचा दिया। हम लोगों ने सौभाग्य के अंतर्गत करीब 2,72,00,000 नए घरों को कनेक्शन दिया। आज जैसे जैसे कोई घर छूटा हुआ मिलता जाता है तो उसको कनेक्शन देते जाते हैं। तो अब हर घर में हमने बिजली पहुंचा दी। अब ये आवश्यक है कि हम ये बिजली को 24 घंटे उपलब्ध करावें। पहला आवश्यकता। उसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी जो तीसरी कड़ी है जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कमजोरियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में कमजोरियां हैं, जिसके कारण बिजली रहते हुए भी 24 घंटा बिजली हम कहीं कहीं बहुत सारे पॉकेट हैं जहां पर कि 24 घंटा बिजली उपभोक्ता को नहीं मिलती। ये हमारे वितरण व्यवस्था में कमियों के कारण है। तो वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में करीब 1,00,000 करोड़ के आसपास राशि उपलब्ध कराई है विभिन्न राज्यों को अपने वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन उसकी जो वितरण व्यवस्था का जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें सुधार अभी लाने हैं, उसी में मैं लगा हुआ। और यह अगर आ गए ये सुधार वितरण व्यवस्था में, तो उसके बाद निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली हम किसी भी कोने में सुनिश्चित कर पाएंगे। और ये स्थिति हम लाना चाहते हैं जहां पर कि अगर किसी का बिजली कटता है अकारण, तब उसको कॉम्पनसेशन मिले। ऐसी व्यवस्था हम ले आना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी व्यवस्था जहां पर कि उपभोक्ता के अधिकार हो, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हो, ये हम लाना चाहते हैं। आइए हम ले आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं जरूर करूंगा कि जो माइग्रेंट लेबर को लेके, ठीक है, आपने संवेदना दिखाई, राज्य सरकारों ने संवेदना दिखाई उन्हें उन तक घर पहुंचाने में, लेकिन अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं, आपके बिहार में भी बहुत सारे गांव जहां नहीं पहुंचा कोरोना का संक्रमण। तो ये कुछ डर नहीं है कि वो भी संक्रमित हो सकते हैं इन माइग्रेंट लेबर्स के कारण? डर तो है प्रवीण जी, लेकिन ये ह्यूमन समस्या है ना, मानवीय समस्या है। इनको घर जाना है, घर में इनका परिवार है और ये बूढ़े माँ बाप हैं। लेकिन जो पहुंचते हैं ट्रेन से अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पर व्यवस्था है इनको 14 दिन तक क्वारंटीन करके रखने का। स्कूल विद्यालयों में और या विभिन्न सामुदायिक भवन है, वहाँ पर क्वारंटीन की व्यवस्था है। वहाँ खाना वाना पंचायत भवनों में जी, और 14 दिन इनको वहाँ रहने की व्यवस्था है। हाँ, पंचायत भवनों में, सामुदायिक भवनों में, स्कूल भवनों में, और उसके बाद ही इनको गांव में जाने दिया जाता है, ताकि अगर ये जहाँ से आ रहे हो वहाँ से संक्रमण लेकर के गांव में नहीं जाएं। ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। बहुत बड़ा एक समस्या है, इससे प्रशासन टैकल कर रही है। ठीक बात। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बहुत ज्यादा व्यस्तता के बाद भी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।